नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी गाज़ियाबाद से कक्षा 12 भूगोल की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 4 शुरू किया था, जिसमें कि हमने वृद्धि और विकास के अंतर को समझा था। मानव विकास की अवधारणा क्या है इसको स्पष्ट किया गया था और इसके साथ ही साथ हमने मानव विकास के 4 स्तंभों को समझा था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इस प्रकार हैं: मानव विकास के उपागम, मानव विकास का मापन और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मानव विकास के उपागमों से। उपागमों को हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि मानव विकास की समस्या को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, और इसके लिए समय समय पर नए नए उपागम आए और हम उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला उपागम है हमारा आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। जितने भी उपागम हैं उनमें सबसे पुराना उपागम आय उपागम ही है, और आय उपागम मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखता है। और इस उपागम में आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने आय का स्तर शो किया है और वाई एक्सिस में हमने विकास का स्तर शो किया है। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है, विकास का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि ये जो रेड कलर का एरो है ये सीधे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आय बढ़ेगी मानव विकास का स्तर भी उसके अनुसार बढ़ता जाएगा। और भोगी जा रही स्वतंत्रता का स्तर, भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर से मतलब होता है कि जब मनुष्य की आय बढ़ेगी तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और वो जो विकल्पों को चुनना चाहता है उनको चुनने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि उसके हाथ में अधिक आय है और वो उनसे अधिक चीज़ों को क्रय कर सकता है या अपने जीवन की गुणवत्ता में उस बढ़ी हुई आय से सुधार कर सकता है। और आय का स्तर उच्च होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। मतलब आपने जैसे ग्राफ में देखा था, बढ़ी हुई आय का मतलब है अधिक विकास। तो इस प्रकार से आय उपागम बढ़ी हुई आय पर जोर देता है मानव विकास करने के लिए। लेकिन इस उपागम की एक बड़ी कमी ये है कि ये उपागम इंफ्रास्ट्रक्चर्स या अन्य सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा नहीं करता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मेरी आय मान लीजिए 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, और उसके पश्चात क्या है, इतनी आय से मैं सिर्फ अपने सीमित साधनों की या सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकती हूँ। लेकिन यदि मेरी आय बढ़कर 10,000 हो जाती है तो मैं क्या करूँगी? अपनी उस बढ़ी हुई आय से अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करूँगी। लेकिन सिर्फ बढ़ी हुई आय से ही मेरा जीवन स्तर बढ़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आय बढ़ती है लेकिन हम बढ़ी हुई आय से बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में वो चिकित्सा सुविधाएं या बेहतर शिक्षा सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या होगा कि हम अपना जितना विकास करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बढ़ी हुई आय अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगले उपागम की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा उपागम है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। इस उपागम में मानव को लाभार्थी माना गया है। मनुष्य को केंद्र मानकर ही सारी विकासात्मक गतिविधियां सरकार के द्वारा की जाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो भी लाभ के क्रियाकलाप हो रहे हैं उससे मनुष्य को निश्चय ही लाभ होगा। और इस उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क दिया जाता है। मतलब सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यय करना चाहिए, जिससे कि मानव विकास जो है संभव हो सके। साथ ही इस उपागम में लोग विकास की प्रक्रिया में प्रतिभागी नहीं हैं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं।
यह उस उपागम की एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं, क्योंकि इस उपागम में मनुष्य रोल जो उसका होना चाहिए विकास की प्रक्रिया में उसका बिल्कुल भी नहीं है, जबकि एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य है। मतलब सरकार सारी नीतियां ला रही है, सारे सुख साधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसमें विकास की भागीदारी में मनुष्य अपनी भूमिका नहीं अपना रहा है। इसके अलावा सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। जब सरकार कल्याण में अधिक व्यय करेगी तो कहा जाता है कि मानव विकास के स्तरों में वृद्धि होगी, यानी कि पूरी जिम्मेदारी इसमें सिर्फ सरकार की है। इस प्रकार से ये उपागम भी अपने आप में पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम डेली उदाहरण से समझ सकते हैं अपने दैनिक जीवन के। एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए होते हैं। मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा 3 पहिए हो गए विकास के लिए, और चौथा और इम्पॉर्टेंट पहिया जो है मनुष्य है, क्योंकि सभी से मिलकर चारों पहियों की सहायता से ही गाड़ी चल रही है। और मनुष्य रूपी पहिया अगर पंचर हो जाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इससे सब एक स्तर पर तो आएंगे, लेकिन हम जितनी मानव विकास करना चाहते हैं, जितनी वृद्धि करना चाहते हैं, जो क्वालिटी लाना चाहते हैं, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इस उपागम में भी हम देखते हैं कि कुछ कमियां पाई जाती हैं। अगले उपागम की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में ILO कहते हैं, उसने प्रस्तावित किया था। आप लोगों की नॉलेज के लिए, जीके के लिए मैंने यहाँ पर इसका लोगो भी लगाया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। और इस उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई थी। 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी हैं? पहली है स्वास्थ्य, दूसरी है शिक्षा, तीसरी है भोजन, चौथी है जलापूर्ति, स्वच्छता और अंतिम है आवास। इस उपागम के अंतर्गत ये माना गया कि जब हम इन 6 मूलभूत आवश्यकताओं या न्यूनतम आवश्यकताओं को लोगों को मुहैया कराएंगे, तभी जो है मनुष्य का विकास संभव हो पाएगा। लेकिन इस उपागम में मानव के विकल्पों की उपेक्षा या अवहेलना की गई है। मानव विकल्प, जिसको कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्ति जिस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहता है उसके लिए वो सक्षम है या नहीं है, तो इसमें विकल्पों की बात नहीं की गई, क्योंकि सबको माना गया कि हम ये न्यूनतम अगर आवश्यकताएं दे देते हैं तो विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन जब तक हम मानव विकल्पों के प्रश्नों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस उपागम से भी सभी मनुष्य एक समान रेखा पर तो आ जाएंगे, सबका एक समान विकास होगा, लेकिन जो आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है विकल्पों की, वो नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने आप में यूनिक है, अलग है, और सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इस उपागम में परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसका मतलब, परिभाषित वर्ग से मतलब है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अपवंचित वर्ग के हैं, या जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव की परेशानियों को झेला है, उनके लिए आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो उपागम है मेनली कुछ निश्चित परिभाषित वर्गों के विकास पर ही जोर देता है। तो इस प्रकार से यह उपागम भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगला हमारा उपागम है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। हमने आपको शुरू में भी बताया था कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानव विकास में बहुत बड़ा योगदान है, और इस उपागम को लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने कहा कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मतलब सभी व्यक्तियों की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना है? मानव की क्षमता का संवर्धन करना होगा। और ये संवर्धन कैसे कर सकते हैं? इसको हमने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा था कि क्षमता संवर्धन हम बेहतर शिक्षा सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य, सरकार की अच्छी नीतियों के द्वारा हम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने चारों उपागम पढ़े, और इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सिर्फ एक उपागम पर फोकस करके हम मानव विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। हम यदि सही मायनों में चाहते हैं कि मानव विकास हो,
तो हमें सभी उपागमों को समन्वित रूप में देखना होगा और तभी हम कहेंगे कि मानव विकास को गति मिली। चलिए हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मानव विकास का मापन। बच्चों, मानव विकास का मापन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपके विद्यालय में आपकी परीक्षा ली जाती है और उससे पता चलता है कि आपने कितना सीखा, उसी प्रकार से जब हम मानव विकास का मापन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भी एफर्ट्स डाले गए विकास के लिए उससे मानव विकास हुआ भी है या नहीं हुआ है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास के 2 मापनों को मापन के लिए सूचकांक बनाए हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक और दूसरा है गरीबी सूचकांक। आप लोग देखिए यूएनडीपी का ये लोगो है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। हमने पीछे भी पढ़ा था पिछली क्लास में कि 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ये मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या उसे शॉर्ट में हम यूएनडीपी भी कहते हैं, 1990 ईस्वी से प्रति वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। इसके लिए मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग करता है। यूएनडीपी 1990 से प्रत्येक वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेज़रमेंट किया जाता है और उससे जो स्कोर्स प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है और उसी के आधार पर प्रतिवर्ष यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। शुरू करते हैं आगे। मानव विकास सूचकांक, जो हमारा पहला सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप लोग देखिए ये तालिका देख रहे हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य आयाम हैं। पहले भी हमने पढ़ा था, विकास के 3 पहलू हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। उन्हीं 3 पहलुओं को यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है मानव विकास का मापन करने के लिए। और मानव विकास के सूचक यहाँ आप दाहिनी ओर देख रहे हैं। स्वास्थ्य का मापन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से हमारा मतलब है कि व्यक्ति ने जन्म लिया और उसके पश्चात कितने वर्षों तक अपना जीवन उसने पूर्ण किया। इसमें माना जाता है कि व्यक्ति का जितना लंबा जीवन काल होगा व्यक्ति उतना स्वस्थ होगा और जिस देश में लोग ज़्यादा जीवन जीते हैं वहाँ मानव विकास का स्तर जो है वो उच्च माना जाता है। दूसरा, शिक्षा को मापन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, इन 2 सूचकों को हम यूज़ करते हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर में हम ये देखते हैं कि प्रौढ़ जो हैं वो किसी लिखी हुई बात को कितना समझ सकते हैं और बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वो कितने कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सकल नामांकन अनुपात, इसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि विद्यालय जाने वाले कितने बच्चे विद्यालय में एनरोल्ड हुए, यानी कि विद्यालय के रजिस्टर में कितने बच्चों का नाम लिखा गया। ये एक बहुत अच्छा सूचक है, लेकिन इसकी भी एक कमी है, क्योंकि बच्चे विद्यालय में एनरोल तो हो जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि उन बच्चों ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा किया या नहीं किया। साथ ही विद्यालय में वो प्रतिदिन कक्षा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कहीं ड्रॉप आउट तो नहीं हो गए, या फिर जो विद्यालयी शिक्षक हैं उनको वो सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या जो उद्देश्य उनका है वो उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर टीचर्स वहाँ पर वेल ट्रेंड हैं या नहीं हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा सूचक है यदि इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशन कर दिए जाएं। दूसरा है हमारा संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच से मतलब होता है क्रय शक्ति या व्यक्ति की बढ़ी हुई आय, जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इस क्रय शक्ति को हम अमेरिकी डॉलर में नापते हैं। अगला है मानव विकास सूचकांक की स्कोरिंग। स्कोरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर प्रत्येक देश को उसकी रैंकिंग दी जाती है। देखिए यहाँ 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच, और यहाँ पर इनकी भारिता दी गई है। भारिता यानी
कि हर एक क्षेत्र में परफॉर्म करने के बाद उनको कितना वेटेज मिलता है, और हर एक की भारिता इसमें 1/3 दी गई है। और मानव विकास सूचकांक सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में प्रत्येक देश ने अपना कैसा परफॉर्म किया है उसके आधार पर उसे स्कोरिंग दी जाती है या मार्क्स दिए जाते हैं। और जब हम उन सभी को टोटल कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। यह स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। जो स्कोरिंग होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, क्योंकि अगर हम 1/3, 1/3, 1/3 को टोटल करें तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। ये मैक्सिमम स्कोर है और मिनिमम स्कोर हमारा क्या है, 0। जो देश स्कोर 1 के जितना नज़दीक होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। मतलब जिस देश को हाई स्कोर मिला या 1 स्कोर मिला या उसके करीब का स्कोर मिला, वो देश अधिक विकसित है, क्योंकि उसने इन तीनों क्षेत्रों में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। और 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का सूचक है, यानी कि जो देश 0.983 या इससे अधिक का स्कोर ला रहे हैं उनका स्तर अति उच्च स्तर है। इसके विपरीत 0.268 का स्कोर अति निम्न स्तर का सूचक है। जो देश 0.268 या इससे नीचे का स्कोर कर रहे हैं, मतलब कि उन देशों में विकास का स्तर बहुत ही अधिक निम्न है। तो बच्चों, इस प्रकार मानव विकास सूचकांक की स्कोरिंग की जाती है। अब देखिए, अगला हमारा सूचकांक है गरीबी सूचकांक। गरीबी सूचकांक में हम प्राप्तियों को नहीं काउंट फॉर करते हैं, इसमें हम कमियों को गिनते हैं। जिस तरीके से आपने देखा मानव विकास सूचकांक में हमने जो परफॉर्मेंस हुई, जो प्राप्तियां हुई, हमने उनको काउंट किया। लेकिन इसके विपरीत इसमें क्या है, हम सिर्फ जिन चीज़ों का अभाव है हम उनको काउंट करते हैं। देखते हैं कैसे। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। जैसे कि मैंने बताया कि जिन जिन क्षेत्रों में मानव विकास अधिक अच्छा नहीं हुआ है या कोई कमी रह गई, उनको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। किन कमियों को मापते हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। और यह बिना आय वाला माप है। बिना आय वाला माप मतलब कि यहाँ हम व्यक्ति की आय या प्रति व्यक्ति आय आदि की बात नहीं करेंगे। इस उपागम में कमी को दर्शाने हेतु निम्नांकित को गिना जाता है। मतलब जो भी मानव विकास में कमियां रह गईं वो किन कारणों से रह गईं, उसमें हम किन किन पॉइंट्स को गिनेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला है 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। जो लोग 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाते हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है या उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, इसमें हम उन व्यक्तियों को काउंट करते हैं। दूसरा है प्रौढ़ निरक्षरता दर। आपने देखा मानव विकास सूचकांक में हमने प्रौढ़ साक्षरता दर को पढ़ा था, इसमें हम प्रौढ़ निरक्षरता दर को देखते हैं, यानी कि उन प्रौढ़ों की संख्या जो कि निरक्षर हैं, हम इसमें उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है स्वच्छ जल तक पहुंच ना रखने वाले लोगों की संख्या। हम इसमें उन लोगों को भी कंसीडर करते हैं जिनको पीने के लिए और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। इसमें हम उन बच्चों को काउंट फॉर करते हैं जो कि जब जन्म लेते हैं तो अंडर वेट होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इन बच्चों में न्यूट्रिशन का या इनकी माँ को कितना अभाव रहा होगा। इस प्रकार से ये दोनों जब हम मापनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यदि हमें मानव विकास का मापन सही अर्थों में करना है तो हमें क्या करना होगा, कमियों को भी देखना होगा, प्राप्तियों को भी देखना होगा, तभी हम कहेंगे कि हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ। इसलिए किसी भी देश को मानव विकास की स्थिति का पता लगाने के लिए इन दोनों मापनों का समन्वित रूप से प्रयोग करना चाहिए। ये तो हो गया कि यूएनडीपी किस तरीके से डेवलपमेंट को काउंट करता है, कैसे मेज़र करता है। लेकिन इसके अलावा एक और मापन है जो सिर्फ भूटान यूज़ करता है, चलिए उसको जान लेते हैं।
सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं GNH। और ये जो मापन है ये भूटान की प्रगति का आधिकारिक माप है। विश्व में एकमात्र भूटान ही ऐसा देश है जो कि GNH का प्रयोग करता है। और ये मापन क्या कहता है, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। इस मापन के अनुसार आध्यात्मिकता, पर्यावरण और संस्कृति तथा गुणवत्ता का विकास की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है। मतलब इस मापन में ध्यान रखा जाता है कि हम प्रगति तो करें, मानव का विकास तो हो, लेकिन सिर्फ वो बढ़ी हुई आय के संदर्भ में या तकनीकी विकास या शैक्षिक विकास के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य के जीवन का सार है, जिसमें कि हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, पर्यावरण और संस्कृति की गुणवत्ता की बात करते हैं, उनको भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो सारे जितने भी विकास की प्रक्रिया है उसका अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी एक हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा माप है। और यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए बाकी सभी देशों के मानव विकास के मापन में, तो शायद हमें और भी ज़्यादा अच्छे से ज्ञान होगा मानव विकास के बारे में। अगला देखिए, हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तुलनाएं हम क्यों करते हैं? तुलना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि कोई देश अगर मानव विकास के स्तर में आगे है तो वो क्यों है, पीछे है तो क्यों है, और उससे लर्निंग लेके हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो देश पीछे है या मध्यम स्तर पर है उसको अपना विकास कैसे करना है। इसमें देखिए 4 हेडिंग्स हैं। पहला है मानव विकास का स्तर, दूसरा है मानव विकास सूचकांक का स्कोर, तीसरा है देशों की संख्या, और चौथा है कुछ मुख्य देशों के उदाहरण। मानव विकास के स्तर को 4 भागों में बांटा गया है: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। अति उच्च स्तर में वो देश आते हैं जिन्होंने 0.800 से ऊपर स्कोर अर्जित किया है, जिसको कि हमने पीछे पढ़ा था कि तीनों आयामों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और संसाधनों तक पहुंच में। ये हमने मानव विकास प्रतिवेदन 2018 का सोर्स लिया है, यानी कि उस रिपोर्ट के डेटा हैं ये, जिसमें कि आप देख रहे हैं। उसके अनुसार अति उच्च स्तर में, यानी कि जिन्होंने इस स्कोर से ज़्यादा इसमें प्राप्त किया है, इसमें देशों की संख्या है 59 और कुछ देशों के ये उदाहरण हैं। इसमें पहला है नॉर्वे। नॉर्वे नंबर 1 पे है, इसको स्कोर मिला है 0.953। दूसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड और तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद उच्च स्तर पर हैं 0.701 से 0.799 के बीच स्कोर करने वाले देश, और इनकी संख्या है 58। और ये कुछ उदाहरण है, इसमें आता है हमारा ईरान, टर्की और लेबनान। इसके बाद मध्यम स्तर के देश आते हैं। मध्यम स्तर में वो देश आते हैं जिन्होंने 0.550 से 0.700 के बीच स्कोर किया है। इसमें 39 देश आते हैं, जिसमें कि कुछ उदाहरण हैं साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और भारत, यानी कि हमारा भारत भी मध्यम स्तर पे आता है। चौथा है निम्न स्तर के देश जिन्होंने 0.549 से नीचे स्कोर किया है, और इनकी संख्या है 38। इसमें मुख्य उदाहरण हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर। आप लोगों ने अभी तालिका में देखा, और अब हम इसको मैप पर भी देखेंगे। मैप पर इसलिए देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका मैप फिल करने को आता है, और उसमें अक्सर पूछा जाता है कि अधिकतम या न्यूनतम HDI वाले देशों को आप इसमें इंडिकेट करिए। तो देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये नॉर्वे और पश्चिमी यूरोपीय देश, US और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनका स्तर जो है उच्च है। आप लोग इस इंडिकेटर से समझ सकते हैं, जैसे जैसे कलर लाइट हो रहा है वैसे वैसे विकास का स्तर यहाँ कम होता जा रहा है। और हमारा इंडिया देखिए, यहाँ मध्यम स्तर पे आता है, जिसने कि 0.600 से 649 के बीच स्कोर किया है। और निम्न स्तर के देशों में जैसे आप यहाँ नाइजर आदि देख रहे हैं जो रेड कलर के हैं, इनका विकास का स्तर जो है बहुत ज़्यादा निम्न है। एक चीज़ और आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने ये हाईलाइट किया है, ये श्रीलंका। श्रीलंका एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए
भारत से भी इसका बहुत क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इसका जो विकास का स्तर है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। इससे ये क्लियर होता है कि बढ़ी हुई सिर्फ आय या बड़ी अर्थव्यवस्था ही विकास के लिए भागीदार नहीं है। जैसा कि हमने इंडिकेटर में पढ़ा, लोगों का शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सेवाएं भी मानव विकास में अपना उतना ही रोल प्ले करती हैं। आगे देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के निष्कर्ष। निष्कर्ष को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि इससे हम जो हमारा डेटा निकल के आया है, जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक किसी भी रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखते हैं क्या निष्कर्ष निकले। पहला है, अति उच्च और उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों की सरकारें सामाजिक सेक्टर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अधिक व्यय करते हैं। साथ ही इन देशों में संसाधनों का समान वितरण एवं राजनीतिक स्थिरता भी है। अति उच्च स्तर क्यों है उन देशों का? क्योंकि इन देशों की सरकारें सोशल सेक्टर्स जैसे कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेसिक नीड्स पर बहुत ज़्यादा व्यय करती हैं। और दूसरा इनका कारण है कि यहाँ संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो इससे क्या है, इनको वो दशाएं मिल रही हैं जो कि विकास के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा है, मध्यम सूचकांक मूल्य वाले अधिकांश देश पूर्वकालीन उपनिवेश रहे हैं और इनका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में ही शुरू हुआ है। मतलब कि इनमें वो देश आते हैं जिन्होंने लंबे समय तक गुलामी झेली, यानी कि जिसमें हमारा इंडिया या और भी एशियन कंट्रीज़ आती हैं। तो क्या हुआ, उस अवधि में इनका विकास जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। इनका विकास कब शुरू हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में इनको आज़ादी मिली। और इनमें से कई देश लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर कर तेज़ी से अपने मानव विकास के स्कोर का सुधार कर रहे हैं। मतलब अब इन्होंने क्या किया, मनुष्य को विकास करने वाली जो नीतियां हैं उनको अपनाया और सामाजिक भेदभाव को दूर किया। जैसे कि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट के लिए फ्री एजुकेशन दी जा रही है, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो क्योंकि वही आगे विकास में भागीदारी अपनाएंगे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत से देश इन नीतियों को अपनाकर अपने स्कोर को सुधार रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न सूचकांक मूल्य वाले देशों में सामाजिक सेक्टर की तुलना में प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय किया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले हैं तथा अकाल एवं बीमारियों की घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। आपने अभी मैप में भी देखा था, इसमें जनरली अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी है, भुखमरी की प्रॉब्लम है, अकाल की प्रॉब्लम है और आपसी उनमें जो आंतरिक कलह है, राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके कारण कि इनका विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। तो बच्चों, आपका पाठ यहीं ये समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गृह कार्य की। गृह कार्य में आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के विभिन्न उपागमों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको चारों उपागमों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है और उनकी कमियों को भी गिनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसमें आप लोग स्कोरिंग कैसे की जाती है उसके आधार पर वर्गीकरण को बताएंगे और चारों कैटेगरीज को मेजर करेंगे। तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का 129 देशों से पीछे होने के क्या कारण हो सकते हैं, विस्तार से बताइए। इसमें आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग जो है पीछे क्यों है, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था। जैसे कि इंडिया में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिसीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना आदि कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शिक्षा के स्तर को मापने के लिए सकल नामांकन अनुपात का प्रयोग किया जाता है और सकल नामांकन अनुपात को समझाते हुए इस सूचक की कमियों का आपको उल्लेख करना है। मतलब आपको इसको बताना है ये क्या है, साथ ही साथ इसमें जो कमियां हैं आपको उसको भी बताना है, जिसको हमने चैप्टर के टाइम पे डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न तालिका में प्रदर्शित मानव विकास के उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का विश्व मानचित्र पर प्रदर्शन कीजिए। देखिए, इसमें रैंकिंग वाइज 10 कंट्रीज़ दिए गए हैं, आपको इनको विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर प्रदर्शित करना है।
तो बच्चों ये आपका गृह कार्य हो गया। उम्मीद है आप लोग इसको आसानी से पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।